दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ ये कहानी है। और उसके अलावा दोस्तों, आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वुल्फ एंड द क्रेन। दोस्तों, ये जो वर्ड है इसे काफ़ी लोग वॉल्फ पढ़ते हैं, इसे वॉल्फ नहीं पढ़ना है। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है वुल्फ। वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया, और क्रेन मतलब सारस। द वुल्फ एंड द क्रेन मतलब कि भेड़िया और सारस। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once there lived a greedy and cunning wolf in a dense forest। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। LIVE लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना। और ये लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, देयर लिव्ड आ ग्रीडी एंड कनिंग वुल्फ इन अ डेंस फॉरेस्ट। दोस्तों, इसमें कुछ एडजेक्टिव्स हैं, मैं चाहूँगा आप उन्हें नोट कर लीजिए। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, एडजेक्टिव है। कनिंग का मतलब होता है धूर्त या फिर चालाक, उसे कनिंग कहा जाता है। और डेंस का मतलब होता है घना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार एक लालची चालाक भेड़िया एक जंगल में, एक घने जंगल में रहा करता था। वन डे वाइल ही वॉज हैविंग हिज डिनर आ बोन गॉट स्टक इनटू हिज थ्रोट। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। वन डे एक दिन, वाइल, वाइल का मतलब दौरान या जब। वाइल ही वॉज हैविंग हिज डिनर मतलब जब वह अपना डिनर मतलब जब वो अपना खाना खा रहा था। डिनर मतलब रात्रि का खाना, रात्रि भोज। जब वो अपना रात का खाना खा रहा था, अ बोन गॉट स्टक। दोस्तों, गेट स्टक का मतलब होता है फंस जाना, सेकंड फॉर्म में गॉट स्टक। और बोन का मतलब होता है हड्डी। अ बोन गॉट स्टक इनटू हिज थ्रोट। थ्रोट मतलब गला, मतलब कि उसके गले में एक हड्डी फंस गई। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब वो खाना खा रहा था, अपना रात का खाना खा रहा था, अ बोन गॉट स्टक इनटू हिज थ्रोट मतलब उसके गले में एक हड्डी फंस गई। ही ट्राइड हार्ड टू टेक इट आउट बट कुड नॉट सक्सीड इन हिज एफर्ट। ही ट्राइड हार्ड टू टेक इट आउट। दोस्तों, टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, सेकंड फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म है टेक इट आउट। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ट्राई मतलब प्रयास करना, सेकंड फॉर्म ट्राइड। ही ट्राइड हार्ड उसने बहुत कोशिश की, टू टेक इट आउट उसे बाहर निकालने की, बट कुड नॉट सक्सीड इन हिज एफर्ट। दोस्तों, यहाँ कुड का प्रयोग किया गया है। कुड का प्रयोग वाक्यों में जब किया जाता है जब हमारे वाक्यों की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे तो कुड का यूज़ किया जाता है। यदि नेगेटिव हो तो साथ में नोट भी लगाया जाता है। और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, SUCCED। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। और एफर्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रयास। और ये जो वर्ड आपने नोट किया है सक्सीड, ये वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस पूरे लाइन का क्या अर्थ निकला? ही ट्राइड हार्ड टू टेक इट आउट उसने उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, बट कुड नॉट सक्सीड इन हिज एफर्ट। लेकिन इन हिज एफर्ट मतलब अपने प्रयास में सफल नहीं हो सका। चलिए आगे देखिए। The wolf began whining with pain।
दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का वाक्य है। और बिगिन का मतलब शुरू करना, शुरू होना, सेकंड फॉर्म में बिगिन। और विन का मतलब होता है रोना, झींकना, उसे विन कहा जाता है। द वुल्फ बिगेन विनिंग विथ पेन, जो वुल्फ था, भेड़िया था, वो दर्द से रोने लगा। द पेन वॉज अनबेरेबल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और इस तरह के वाक्यों को नॉन एक्शन सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, UNBEARABLE, अनबेरेबल। ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है असहनीय। ऐसी चीज़ जो सहन करने से मतलब कि सहन ना कर सकी जा सके, उसे अनबेरेबल कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द पेन वॉज अनबेरेबल, मतलब जो दर्द था वो असहनीय था। द वुल्फ गॉट वरीड एंड बिगेन थिंकिंग। दोस्तों वरीड का मतलब होता है चिंतित होना, और ये हमारा पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और वरीड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है चिंतित। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तब हमें वहाँ पर एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा, क्योंकि हम एडजेक्टिव के साथ कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो उसे एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए हमें एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। तो यहाँ सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया गया है, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, गेट वरीड मतलब चिंतित होना, सेकंड फॉर्म गॉट वरीड। तो क्या अर्थ हुआ? द वुल्फ गॉट वरीड, मतलब जो वुल्फ था, भेड़िया था, वो चिंतित हो गया। एंड बिगेन थिंकिंग, और वो सोचने लगा, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। आगे देखिए, द पेन विल सबसाइड इन ड्यू कोर्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। जब हम कोई वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर गा गी गे जैसे शब्द आएंगे, तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, जैसा यहाँ पर किया गया। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। सबसाइड का मतलब होता है कम हो जाना। आप इसे नोट कर लीजिए, दब जाना, कम हो जाना, उसे सबसाइड कहते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? और वो क्या सोचने लगा? एंड बिगिन थिंकिंग द पेन विल सबसाइड इन ड्यू कोर्स, मतलब जो पेन है, दर्द है, वो कम हो जाएगा। इन ड्यू कोर्स मतलब समय के साथ साथ आने वाले टाइम में वो कम हो जाएगा। बट लेकिन वॉट विल हैपन, लेकिन क्या होगा? इफ़, यदि, द बॉन्ड डज नॉट कम आउट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, जहाँ यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज नॉट का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या सोचा कि जो दर्द है वो समय के साथ साथ कम हो जाएगा। बट वॉट विल हैपन इफ़ द बोन डज नॉट कम आउट, लेकिन क्या होगा यदि जो बोन है, हड्डी है, डज नॉट कम आउट, वो बाहर नहीं आती है, तो क्या होगा? आगे देखिए, आई वॉन्ट बी एबल टू ईट एनीथिंग। दोस्तों वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट। तो आप इस चीज़ को याद रखें, जब WON के बाद एपिस्ट्रोफी T होगा तो इसे वॉन्ट पढ़ा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है विल नॉट। तो ये हमारा फ्यूचर का ही वाक्य है जहाँ पर एबल टू का यूज़ किया गया है। और एबल टू का यूज़ फ्यूचर में किसी भी एबिलिटी को, मतलब कि योग्यता को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? आई वॉन्ट बी एबल टू ईट एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं खा सकूँगा। तो आप इस चीज़ को याद रखें, जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ आपके वाक्य की टेल पर पाऊँगा, सकूँगा, सकेंगे, पाएंगे जैसे शब्द आएगा, तो वहाँ पर विल बी एबल टू का यूज़ किया जाएगा। और यदि नेगेटिव होगा तो विल के साथ नॉट भी लगाया जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? आई वॉन्ट मतलब विल नॉट। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वॉन्ट का मतलब है विल नॉट, और ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो इसे वॉन्ट पढ़ेंगे। आई वॉन्ट बी एबल टू ईट एनीथिंग, मतलब मैं कुछ भी नहीं खा सकूँगा, कुछ भी नहीं खा पाऊँगा। आई विल स्टार्व टू डेथ, स्टार्व का मतलब है भूखे मरना। आई विल स्टार्व टू डेथ मतलब मैं भूख से मर जाऊँगा। आगे देखिए, द वुल्फ बिगेन थिंकिंग ऑफ सम पॉसिबली रेमेडी टू ओवरकम द प्रॉब्लम। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग आपने नोट कर लीजिए। रेमेडी का मतलब होता है किसी भी तरह का इलाज, निदान, उसे रेमेडी कहा जाता है, जो कि एक नाउन है। और ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज़ से उभरना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द वुल्फ बिगेन थिंकिंग ऑफ सम पॉसिबल रेमेडी, जो वुल्फ था, भेड़िया था, उसने सोचना शुरू कर दिया ऑफ सम पॉसिबल रेमेडी, किसी संभव रेमेडी के बारे में, निदान मतलब इलाज के बारे में,
टू ओवरकम द प्रॉब्लम, टू ओवरकम द प्रॉब्लम इस समस्या से उभरने के लिए। आगे देखिए, सडनली मतलब अचानक, ही रिकॉल्ड दैट देयर वॉज अ क्रेन हु लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ ए नियर बाय लेक। दोस्तों यहाँ वॉज यहाँ पर हु का यूज़ किया गया। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी वाक्य में किसी का रेफरेंस देना चाहते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, सडनली ही रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है किसी बात का अचानक याद आ जाना। सडनली ही कॉल्ड, सडनली ही रिकॉल्ड, अचानक उसे याद आया कि देयर वॉज ए क्रेन, की एक सारस है, हु लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ ए नियर बाई लेक। तो उसे क्या याद आया कि एक सारस है जो बैंक का मतलब किनारा, हु लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ ए नियर बाई लेक, जो एक नज़दीकी लेक का मतलब झील है उसके किनारे पर रहता है। ही इमीडिएटली वेंट टू द क्रेन एंड सेड, इमीडिएटली मतलब तुरंत, और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है और यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म में वेंट, और इमीडिएटली तुरंत, और ये एडवर्ब है। तो क्या अर्थ हुआ, ही इमीडिएटली वेंट टू द क्रेन मतलब वह तुरंत सारस के पास गया, एंड सेड और कहा, माई फ्रेंड मतलब कि मेरे दोस्त, आई हैव अ बोन स्टक डीप इनटू माई थ्रोट। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पे हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो उसने क्या कहा कि मेरे दोस्त, आई हैव अ बोन स्टक डीप इनटू माई थ्रोट मतलब कि मेरे गले में एक हड्डी बहुत गहरा मतलब डीप मतलब कि गहराई में फंसी हुई है। इफ़ यू कुड प्लीज़ पुल इट आउट ऑफ माई थ्रोट विद योर लॉन्ग बीक। इफ़ यू कुड प्लीज़ पुल इट आउट, पुल का मतलब होता है, पुल आउट मतलब खींच कर बाहर निकालना। इफ़ यू कुड प्लीज़ पुल इट आउट ऑफ माई थ्रोट, कि यदि कृपया करके आप इसे खींच कर बाहर निकाल दें, आउट ऑफ माई थ्रोट मेरे गले से, विद योर लॉन्ग बीक अपनी लंबी चोंच से। तो उसने पूरी का क्या कहा कि इफ़ यू कुड प्लीज़ पुल इट आउट ऑफ माई थ्रोट विद योर लॉन्ग बीक, यदि कृपया करके आप इसे खींच कर मेरे गले से आप मतलब कि बाहर निकाल दें, विद योर लॉन्ग बीक अपनी लंबी चोंच से। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, बीक का मतलब चोंच। आई शैल पे यू सूटेबली फॉर योर हेल्प मतलब मैं आपको उपयुक्त रूप से, सूटेबल मतलब कि उपयुक्त रूप से पे करूँगा, दूंगा। एंड रिमेन एवर ग्रेटफुल टू यू, रिमेन मतलब रहना, एंड रिमेन एवर ग्रेटफुल टू यू और हमेशा आपका आभारी बना रहूँगा। तो उसने क्या कहा कि यदि कृपया करके आप अपनी लंबी चोंच से मतलब कि इसे खींचकर बाहर निकाल देते हैं तो मैं आपको एक जो उचित इनाम है वो दूंगा, और उसके अलावा मैं जीवन भर मतलब कि हमेशा हमेशा आपके प्रति आभारी रहूँगा। चलिए आगे देखिए। द क्रेन सॉ हिज पिटिएबल कंडीशन एंड अग्रीड टू हेल्प हिम। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। SEEC का मतलब होता है देखना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है SAW, और बहुत से लोग इसको शायद सा पढ़ते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसको सॉ पढ़ना है, ठीक है। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, पिटिएबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयनीय। दयनीय का मतलब हुआ ऐसी स्थिति जिसे देखकर किसी को दया आए, तो उसे क्या कहा जाता है, पिटिएबल। चलिए इसका मतलब देखते हैं। द क्रेन सो हिज पिटिएबल कंडीशन मतलब क्रेन ने सारस ने उसकी दयनीय स्थिति को देखा, एंड अग्रीड टू हेल्प हिम और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया, मतलब सहमत हो गया। अग्री मतलब सहमत होना, राज़ी हो जाना, वो उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गया। ही पुट हिज लॉन्ग बीक एंड इन द प्रोसेस हाफ ऑफ हिज नेक ऑल्सो डीप इनटू द थ्रोट ऑफ द वुल्फ एंड पुल्ड आउट बोन आउट। क्या अर्थ हुआ, ही पुट हिज लॉन्ग बीक, उसने अपनी लॉन्ग बीक मतलब लंबी चोंच को रख दिया, एंड इन द प्रोसेस और इस प्रोसेस में, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में हाफ ऑफ हिज नेक जो उसकी आधी गर्दन थी, ऑल्सो मतलब उसकी आधी गर्दन भी, डीप इनटू द थ्रोट वो उसके गले में गहरी तक चली गई, ऑफ द वुल्फ भेड़िए के, एंड पुल्ड द बोन आउट और उसने बोन को मतलब कि हड्डी को खींचकर बाहर निकाल दिया। द वुल्फ वॉज वेरी हैप्पी, जो वुल्फ था भेड़िया था बहुत खुश था, टू हैव द बोन पुल्ड आउट ऑफ हिज थ्रोट मतलब जो वुल्फ था वो भेड़िया था वो हड्डी को अपने गले से बाहर निकलवा कर बहुत ज़्यादा खुश था।
नाउ पे मी माई फीस। अब उस प्लीज़ द क्रेन्स रिक्वेस्टेड, जो क्रेन था सारस था उसने रिक्वेस्ट की, मतलब कि अनुरोध किया। नाउ पे मी माई फीस प्लीज़, मतलब कृपया करके अब मुझे मेरा जो फ़ीस है वो मुझे दे दो। वॉट फीस, कौन सी फीस? सेड द वुल्फ, भेड़िए ने कहा। यू पुट योर हैड इंटू माई माउथ, मतलब आपने अपने सर को मेरे मुंह में रखा। एंड आई लेट इट आउट सेफली, और मैंने इसे सेफली मतलब सुरक्षित रूप से इसको बाहर निकलने दिया। दैट्स इनफ, मतलब दैट्स इनफ ऑफ माई काइंडनेस, मतलब ये काफ़ी है। ऑफ माई काइंडनेस मतलब मेरी इतनी दया काफ़ी है। नाउ गेट लॉस्ट, अब दफ़ा हो जाओ। अदरवाइज़ वरना आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड ईट योर फ्लैश मतलब मांस, और मैं आपके मांस को खा जाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या मॉरल है? बी केयरफुल ऑफ द विकेड पीपल। दोस्तों विकेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है धूर्त, चालाक, दुष्ट, उसे विकेड कहा जाता है। और केयरफुल का मतलब है सावधान रहना। बी केयरफुल ऑफ द विकेड पीपल मतलब दुष्ट लोगों से सावधान रहें। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको एक एक वर्ड की मीनिंग समझाने में, साथ में ग्रामर के प्रोसेस को भी अच्छे से मतलब ट्रांसलेट करने में, साथ में एक्सप्लेन करने में। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और आपको मेरा जो प्रयास है वो भी पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। और दोस्तों उसके अलावा आज मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूँगा। मैं आपको 2 वर्ड दूंगा, तो आपको उनका यूज़ करके 2 सेंटेंस बनाने हैं और आपको उन्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आप उन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए। दोस्तों पहला वर्ड है पिटिएबल, PITIABLE, पिटिएबल। दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयनीय। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का इस्तेमाल करना है। चलिए अब आप दूसरा वर्ड भी लिख लीजिए। दूसरा वर्ड है सॉ, SAW। दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। सी का मतलब होता है देखना और सॉ मतलब देखा, तो ये हमारे सी की सेकंड फॉर्म है। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का यूज़ करना है वर्ब के रूप में। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं उनका प्रयोग करके, और उन्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।